हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नोवर निखिल चैनल और मैं हूं पूजा मिश्रा। आज की जो हमारी अकाउंटेंसी की 6th लेक्चर है, आज की जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलो हम लोग देखते हैं कि आज की क्लास में है क्या। तो आज जो है, आज हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, आपने सुना भी होगा ये। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब जो है हमारे अभी रिसेंट इन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन किया हुआ है, तो थैंक यू इन सबको हमें सपोर्ट करने के लिए। जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऐसे सारे ही कंटेंट्स के लिए। तो फिर ठीक है, हम लोग आ गए अपनी आज के लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 6 जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में BRS भी कहते हैं हर कोई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। देखो, किसी भी कंपनी में या बिजनेस में बहुत सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं। क्या होते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जैसे कि पैसे जमा करना बैंक में, कोई भी चेक वेक से पेमेंट होता रहता है, कोई भी अकाउंट, आजकल डिजिटल इंडिया देख लो, कुछ भी होला, बैंक में पैसे जमा करते हैं लोग, बैंक से पैसे निकालते हैं, बैंक उस पर इंटरेस्ट देती है, फिर उसके बाद मल्टीपल जो है बैंक से पैसे कटते रहते हैं। कुछ भी मान लो कहीं से डिविडेंड आ रही है अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो तो सारे कुछ कहाँ से होती है, सारे ये सब बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स एक बिजनेस में मल्टीपल होते रहते हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को एक खुद के बुक में मेंटेन करती है और एक उसका बैंक होता है। सपोज़ कि कंपनी का जो बैंक है वो है HDFC बैंक। अगर वो HDFC बैंक में अपना अकाउंट कंपनी जो है वो मेंटेन करती है, तो एक HDFC बैंक अपना अकाउंट मेंटेन करेगा कंपनी के लिए, और एक कंपनी जो है वो खुद के खाते में बैंकिंग सारे ट्रांजेक्शन्स को जो है वो मेंटेन करेगी। ठीक है, और जब लास्ट में दोनों को हम लोग ईयर एंड पे या मंथली बेसिस पे इसको मिलाया जाता है, तो जब इसको मंथली हम लोग मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अक्सर ये मैच नहीं कर रहा होता है, तो इन दोनों को मैच कराने के लिए जो एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है उसको कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर से समझो, देखो कंपनी जो है, कंपनी एक अपने पास एक खाता खोल रही है, उसका नाम क्या है, कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में वो सारा जो है वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगी, सारा बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगी अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में। जैसे कि पैसे जिसने मान लो कि कंपनी ने जमा किया, कि कंपनी के किसी कस्टमर ने डायरेक्टली जा करके जमा कर दिया, या फिर कुछ भी या फिर इंटरेस्ट जमा हो, मतलब ये इंटरेस्ट आ रहा है उस पर बैंक पे। ठीक है, बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, पैसे जमा हो रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं, सब कुछ। तो एक कंपनी जो है अपने पास एक कैश बुक मेंटेन करके रखी हुई है, और एक बैंक बुक, पासबुक, याद है आपको एक पासबुक मिलता है, तो वो पासबुक आपका थोड़ी होता है, वो बैंक मेंटेन करती है। बैंक अपने अकाउंट में आपका अपने पास वो कंपनी के अकाउंट को मेंटेन कर रही है। ठीक है, तो उसी का वो बस आपको पासबुक मिलता है। तो एक हो गया कि एक कंपनी के पास अकाउंट है और एक बैंक के पास अकाउंट है, इन दोनों के ट्रांजेक्शन को आपस में मैच करने चाहिए दोनों। ठीक है, तो ये दोनों जो मैच कराने का जो प्रोसेस है, जब मैच नहीं कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब चलो हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। यहाँ पे मीनिंग क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कि अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर किया जाता है किसी खास दिन पे, यानी कि मंथली बेसिस पे इसको प्रिपेयर किया जाता है टू रिकॉन्सिल करने के लिए। रिकॉन्सिल यानी कि मैच कराना, द डिफरेंस। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग जो कंपनी मेंटेन करती है, और बैंक जो बैलेंस है एज पर बैंक के पासबुक जो बैंक के पास होता है। ठीक है, ठीक है, उसका तो बस आपके पास पासबुक होता है, लेकिन असली अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है, वो तो बैंक कर रहा है। ठीक है, इन दोनों को जो आपस में मैच कराते हैं इसको कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे, सिंस ऑल डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स, जो भी आप पैसे जमा करते हो और जो भी पैसे आप निकालते हो, ठीक है, आर रिकॉर्डेड बोथ इन द कैश बुक और पासबुक, दोनों में ही उस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। तो द बैलेंस जो कि शोन बाय द टू शुड नॉर्मली जो है वो सेम होना चाहिए, जब भी आप मैच कराओगे वो सेम होना चाहिए। बट कभी कभी दोनों के बैलेंस जो है वो मैच नहीं करते हैं, डू नॉट मैच। तो जब ऐसा डिफरेंसेस होता है तो हम लोग उसके पीछे के रीज़न को पता करते हैं कि क्यों मैच नहीं हो रहा है, और ऐसा जो एक स्टेटमेंट बन के तैयार होता है उसको ही, जिसमें सारे डिफरेंसेस को दिखाया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप कुछ भी, कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं उस कमेंट को जो है वो अगले नेक्स्ट जो हमारा रिस्पेक्टिव होता है, जैसे देखो
मेरी मल्टीपल 3 जो है हमारे 3 क्लासेस चल रही है साथ में। सोशल सिक्योरिटी की चल रही है, अकाउंट्स की चल रही है, एंड एक क्या चल रही है, और हमारी चल रही है एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। ठीक है, हमारी 3 क्लास जो है वो साथ में चल रही है। तो जो अकाउंट्स के डाउट होंगे वो नेक्स्ट जब अकाउंट्स की क्लास होगी हमें, तब मैं उस डाउट को लूँगी। इसी तरह से रिस्पेक्टिव सारे सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मान लो कि आपने कल कमेंट किया और आज मैं दूसरे सब्जेक्ट का जब मैं क्लास ले रही हूँ तो उस डाउट को इसमें नहीं लूँगी, जब नेक्स्ट उसके लेक्चर होंगे तब उसमें मैं ज़रूर लूँगी। तो आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको समझ नहीं आया तो। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो, अब इस यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंस क्या है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आखिर क्यों बनाए जाते हैं, क्या क्या वजह होगी कि इसको प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले कि एक एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। ठीक है, ये हेल्प करता है कंपनी को बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि ये कैश बुक क्या है तो जो कंपनी मेंटेन करती है अपने पास। ठीक है, कैश बुक को मिलाना, कैश बुक का जो बैलेंस है उसको मिलाना एज पर द पासबुक। इससे क्या होता है, मान लो दोनों अगर मैच कर गया तो यानी कि सारे ट्रांजेक्शन्स जो कंपनी ने रिकॉर्ड किए हैं वो एक्यूरेट है। ठीक है, तो डबल चेक हो गया ना, एक्यूरेसी हो गई, करेक्टनेस में इससे पता चलती है, इंश्योर होती है करेक्टनेस। दूसरा क्या है कि अगर मान लो कि कोई एरर या फिर कोई फ्रॉड हुआ है तो वो पता चल जाता है। ठीक है, डिफरेंसेस अगर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, तो यानी कि अगर पता चलेगा कि भाई ये मान लो कि नेगलेक्ट करने वाला एरर है या फिर कुछ फ्रॉड चल रहा है तो सब कुछ पता चल जाता है इसमें। थर्ड क्या है हमारा, इससे रिकॉर्ड भी मेरा अप टू डेट रहता है, जैसे कि एडजस्टमेंट, जैसे कि बैंक जो अपने चार्जेस काटता है या फिर डायरेक्ट डिपॉजिट हो रहा है, ये सब कुछ जो है एक रिकॉर्ड जो है हमारा अप टू डेट होता है दोनों को मैच कराने से। ऐसा नहीं है कि मान लो बैंक ने अपने ही कुछ मेंटेन किए हुए हैं, कुछ भी वो जो है उसमें ट्रांजेक्शन एंटर करते जा रहा है, आप फिर अपने पास कुछ भी करते जा रहे हो, दोनों का कोई मैच ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। उसके बाद फोर्थ क्या है कि बेटर कैश कंट्रोल, कंपनी जो है कैश कहाँ कहाँ लगा रही है, कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, जब इसको मैच कराया जाता है जब बैंक वाले से तो समझ में आता है कि भाई जो है एक प्रॉपर हमारा कंट्रोल रहता है हमारे इस पे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो, हर एक कंपनी, एवरी कंपनी और बिजनेस यूजुअली जो है उसके पास 2 अकाउंट होता है। ठीक है, हैज़ बोथ, कैश बुक भी होता है और पासबुक भी होता है। ठीक है, कैश बुक जो कंपनी खुद मेंटेन करती है और पासबुक क्या, पासबुक जो बैंक मेंटेन करती है कंपनी के लिए। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ बार बार, फिर भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर पूछ लेना। अब देखो कैश बुक को देखते हैं हम लोग, जो कंपनी खुद मेंटेन करती है। ध्यान से सुनना मेरी एक एक लाइन को, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि मैं एग्जैक्ट जो एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है मैं सिर्फ वही डालती हूँ, मुझे बुक नहीं बनाना है, मुझे बुक 1500-2000 पेजेस की बुक नहीं बनाने। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी सारे जो पीडीएफ देती हूँ ये सब नोट्स के फॉर्म में ही, आप इसे नोट्स के लिए भी आप अलग से नहीं छाप सकते हो। इसमें क्या करो कि अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है, मतलब सॉरी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको नोट्स लेकर के मेरे इसी पे ये कर दो, स्ट्राइक कर दो कि ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो पीडीएफ है ये इटसेल्फ एक नोट्स के फॉर्मेट में ही है, तो आपको अलग से नोट्स नहीं बनाना है। ठीक है, इसके अलावा मैं अलग से, मैंने आपको बोला है कि मैं जो है वो MCQ के 100 MCQ के हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं लेके आऊँगी। ठीक है, एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब, ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो उससे। और दूसरा ये कि मैं सोच रही हूँ कि मैं मॉक भी करवाऊँगी एग्ज़ाम लाइक, जैसे क्वेश्चंस होते हैं वैसा, तो ऐसा अभी दिमाग में ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो फिर आप सब बताना कि ये कैसा रहेगा ये। तो ये हो गया, देखो कैश बुक के बारे में देखते हैं कि कैश बुक जो होता है ये कंपनी खुद मेंटेन करती है। ठीक है, मेंटेन्ड बाय द कंपनी इटसेल्फ। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे, ये रिकॉर्ड करती है सारे ही बैंक और कैश ट्रांजेक्शन्स को उस कैश बुक में डालती है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि कंपनी ने जो है वो डिपॉजिट किया 10,000 रुपये बैंक में। ठीक है, तो वो अपने कैश बुक में डेबिट करेगी। मैंने आपको पहले ही बताया है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी कि कैश बुक जो है वो रियल अकाउंट है, जब उसमें पैसे आते हैं तो वो डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो ये रियल अकाउंट है तो पैसे अगर आएंगे तो वो डेबिट होगा, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप जाओ, ठीक है, मेरे वो रिस्पेक्टिव क्लास को जो है क्लास 1 2 3 जितने भी मेरे 5 क्लास डल चुके हैं सबको जा करके अच्छे से पूरे देखो, स्किप कर करके मत देखो भाई, इतने बिजी पर्सन आप नहीं हो। आधे घंटे में चला के कुछ भी करके देख लो, वॉक करते हुए देख लो, खाना खाते हुए देख लो, ताकि ये समझ में आएगा। ठीक है, तो कैश बुक जो है वो डेबिट हुआ, पैसे आए तो डेबिट हुआ। व्हेन कंपनी डिपॉजिट 10,000 अगर बैंक में मान लो कंपनी जमा करती है तो कंपनी अपने वाले कैश बुक में क्या मेंटेन करेगी, डेबिट करेगी। ठीक है, कि कंपनी के पास पैसे आए 10,000 रुपये तभी तो उसने बैंक में जमा किया। दूसरा, व्हेन कंपनी जो है उसने इशू किया एक चेक ऑफ 5,000, मान लो कि कंपनी ने जो है वो चेक एक इशू किया 5,000 रुपये, तो यानी कि चेक इशू किया तो अब तो वो पैसे जो है वो कंपनी के पास से कम होंगे। ठीक है, तो कैश बुक जो है उसको
क्या किया यहाँ पे, कैश बुक इज़ क्रेडिटेड, यानी कि क्रेडिट किया, यानी कि 5,000 रुपये से यहाँ पे कैश बुक में कम कर दिया। ठीक है, कैश बुक में 5,000 रुपये से कम कर दिया और यहाँ पे 10,000 रुपये से ये देखो यहाँ पे ये बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया अच्छे से। अब चलो देखते हैं हम लोग आगे। अब देखो पासबुक क्या होता है, बैंक का रिकॉर्ड होता है ये। ठीक है, बैंक मेंटेन करती है इसको कंपनी के लिए, तो मेंटेन्ड बाय द बैंक। देखो इससे इटसेल्फ एक एमसीक्यू के क्वेश्चन बन सकते हैं इन सब से कि कौन मेंटेन करता है पासबुक। ठीक है, मेंटेन बाय द बैंक फॉर द कंपनी, रिकॉर्ड करता है सारे ही ट्रांजेक्शन्स को, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल मान लो कि कंपनी अगर 10,000 रुपये डिपॉजिट करती है तो बैंक इसको, देखो सबसे पहले यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। मैंने इसको जो है वो लास्ट के क्लास में भी इसको एक्सप्लेन किया है कि क्यों ऐसा होता है कि उल्टा हम लोगों को समझ में आता है। जैसे कि मान लो कि कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सब तो रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में क्या रूल है, क्या गोल्डन रूल था कि डेबिट करना है जो आता है, व्हाट कम्स इन वो डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट में अगर बैलेंस बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि हमारे पास जो मैसेज आते हैं वो ऐसा लिखा होता है योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड। जब पैसे आते हैं तो क्रेडिट का मैसेज आता है, क्योंकि वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैसेज आ रहा है। वो बैंक अपने अकाउंट के, आप उसके अकाउंट से जाओ, एक बार आप सोचो कि आप खुद बैंक हो। ठीक है, खुद बैंक हो, आपके पास मान लो कि आपके अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में जब पैसे आएगा तब ना उसको वो डेबिट मारेगा। लेकिन अगर वो आपके अकाउंट में जा रहा है तो बैंक के अकाउंट से तो चला गया। मान लो कि अगर आपको जो है आपके अकाउंट में 10,000 रुपये आ रहे हैं, ठीक है, तो आप एक बार बैंक के एंगल से सोचो, तब आपको समझ में आएगा कि ये एंट्री जो है वो उल्टी दिखेगी आपको। तो कंपनी के पास अगर डेबिट हो रही है कैश बुक में तो वो उल्टा दिखेगा, पासबुक में क्या होगा, वो क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो कंपनी अगर मान लो कि डिपॉजिट करती है 10,000 रुपये बैंक में, तो बैंक जो है वो क्या होगा, क्रेडिट करेगा कंपनी के अकाउंट को। तभी तो क्रेडिट का मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में जमा हो गया, क्योंकि वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो उल्टा हो गया ना। तो उल्टा याद कर लो कि इधर डेबिट है तो उधर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट हो गया। इफ़ कंपनी जो है, अगर मान लो कि कंपनी ने इशू किया चेक 5,000, तो कंपनी क्या करेगी, अपने कैश बुक में तो घटा देगी 5,000 रुपये की। इसने चेक इशू किया तो अब ये चेक मान लो कि जब डिपॉजिट होगा तो कंपनी के अकाउंट से तो पैसे कट जाएंगे, तो इधर तो कैश बुक में तो क्रेडिट में दिखेगा, लेकिन क्रेडिट का उल्टा बैंक इसको क्या दिखाएगा, डेबिट। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो दोनों क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों अलग अलग है, कैश बुक अलग है, पासबुक अलग है। क्यों कैश बुक जो है वो कंपनी के पास है और पासबुक जो है वो बैंक मेंटेन कर रहा है, बिकॉज कंपनी का जो रिकॉर्ड है, यानी कि कंपनी का जो कैश बुक है और जो बैंक है, दोनों मेंटेन किया जाता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। देखो ये कंपनी, तो इससे क्या होता है, देखो जब आप दो चीज़ों को जो क्रॉस चेक करते हो, नहीं बोलते हम लोग आम जिंदगी में भी क्रॉस चेक करते हैं, तो इससे चीज़ें क्लियर हो जाती है। मतलब समझ रहे हो, आप एक्यूरेसी दिखती है कि एक्यूरेसी मेंटेन्ड है या नहीं है। तो कंपनी का जो रिकॉर्ड है कैश बुक, वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जो बैंक का पासबुक है वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से है। ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस के कारण, बहुत सारे टाइमिंग डिफरेंस के साथ, मान लो कि कंपनी ने जो है वो क्या किया कि बैंक में चेक इशू कर दिया। ठीक है, अब वो चेक मान लो कि 4-5 दिन के बाद जाकर के बैंक में डिपॉजिट होता है, तो 5 दिन के बाद उसका इफेक्ट दिखेगा। जब तक वो चेक जमा नहीं होगा बैंक में तब तक जाकर के पैसे कटेंगे नहीं, या फिर पैसे अगर मान लो कि चेक डिपॉजिट किया जिसमें से पैसे बढ़ने हैं तो वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि 4-5 दिन का वो गैप होता है। तो एक टाइमिंग डिफरेंस के कारण अकाउंट्स में बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए दोनों अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, दोनों के पर्सपेक्टिव से मेंटेन किया जाता है। ठीक है, सो अब उसके अलावा उन दोनों को मैच कराने के लिए तभी बीआरएस बनता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अब देखो दोनों के बीच के डिफरेंस का क्या रीज़न होता है, क्यों ऐसा होता है कि जब बीआरएस बनता है तो आपको डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं, बट इसके रीज़न क्या होते हैं, क्यों। सबसे पहला होता है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सबसे पहले तो यही रीज़न है, सबसे पहले याद रखना है इसको, चेक इशू कर दिया कंपनी ने, लेकिन अभी तक उसने जिसको इशू किया, जिसको कस्टमर को, उसने अभी तक बैंक में नहीं डाला है, चेक को जमा नहीं किया है अब तक क्लियरेंस के लिए। ठीक है, तो जब जो है कंपनी चेक को इशू करती है बट अभी तक बैंक के पास वो चेक पहुंचा ही नहीं है, तो वो तो फिर कैश बुक का बैलेंस क्या दिखता है, कम दिखता है। जैसे मान लो कि कंपनी ने जो है वो चेक इशू कर दिया आपको, राम को इशू कर दिया 5,000 रुपये के, तो कंपनी का जो अपना कैश बुक है उसने, कंपनी ने क्या किया, 5,000 रुपये घटा के दिखा दिया कि भाई मैंने 5,000 रुपये के चेक दे दिए तो 5,000 तो कम हो गए ना मेरे, तो कैश बुक को तो कम कर दिया कंपनी ने। लेकिन वो जो कस्टमर है वो पता नहीं 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वो कब जाके चेक को डिपॉजिट करेगा, ठीक है, या नहीं भी करेगा, तो वो चेक जा करके डिपॉजिट करेगा वहाँ पे, तभी जा करके बैंक अकाउंट में दिखेगा ना कि वहाँ पर भी जो है वो पैसे कम हो जाएंगे। लेकिन
तो इसी कारण से मान लो कि अभी तक अगर चेक वहाँ पे बैंक तक पहुँचा ही नहीं है तो जो कंपनी का जो कैशबुक है वो क्या दिखेगा, वो कम दिखेगा। किससे? तो पासबुक वाले बैलेंस से, क्योंकि कंपनी ने तो अपने कैशबुक में इफेक्ट डाल दिया, लेकिन बैंक तो अब तक नहीं डाला है। बैंक पे थोड़ी ना यहाँ से डाल दिया तो बता देंगे कि भाई मैंने चेक इशू कर दिया। बैंक को जब चेक मिलेगा तब जाके बैंक इफेक्ट डालेगा वहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि ऑन 31 मार्च द कैशबुक जो है ऑफ XYZ लिमिटेड कोई कंपनी है जो कि दिखाती है बैंक बैलेंस उसका कितना है 50,000। आउट ऑफ दिस उसने जो चेक इशू कर दिया 8,000 रुपये का। तो इसने कंपनी ने क्या किया कि इसके पास मान लो 50,000 बैलेंस थे, जिसमें से इसने जो है वो चेक इशू कर दिया 8,000 का। अब देखो यहाँ पे सप्लायर को, बट वो चेक जो है अब तक बैंक के पास पहुंचा ही नहीं पेमेंट के लिए। तो अब इफेक्ट क्या दिखेगा BRS में कि कैशबुक में जो है बैलेंस तो ऑलरेडी 8,000 से कम हो गया। ठीक है, बैलेंस ऑलरेडी 8,000 से कम हो गया। और पासबुक में क्या दिखेगा आपको, बैलेंस जो है वो अब तक उतना ही मेंटेन्ड है, उसमें कम करके नहीं दिखाया गया है, 8,000 रुपये नहीं घटाया गया है। क्यों? क्योंकि बैंक के पास अब तक चेक आया ही नहीं। तो अब BRS में क्या दिखेगा, देखो कि बैलेंस एज पर कैशबुक जो है वो 50,000 था। अब इसको ऐड कर देंगे। देखो आगे हम लोग देखेंगे प्रोसेस क्या होता है BRS बनाने का, तो अभी बस देख लो इसको। ठीक है, कि ऐड कर दिए इसको चेक, ये जो है ये वाला जो होता है ये ऐड हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि देखो हमें आखिरकार पासबुक को मानना है कि पासबुक क्या है। अब देखो तुम्हारे पास जो भी है तुमने इफेक्ट डाल दिया, लेकिन हमेशा पासबुक को ही फॉलो किया जाएगा कि बैंक क्या कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि बैंक जो है अब तक उसके पास 8,000 रुपये जो है वो चेक के नहीं पहुँचे हैं। तो मिलाने के लिए, मैच कराने के लिए बस हम 8,000 रुपये जो है अभी ऐड कर देंगे कि ठीक है जब होगा, जब पहुँच जाएगा तब माइनस कर देंगे। अभी मिलाने के लिए क्योंकि अब तक पहुँचा नहीं है तो ऐड कर देते हैं। तो बैलेंस एज पर पासबुक 58,000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जाके दोनों बैलेंस मैच कर जाएगा। तो इसका पॉइंट क्या है कि व्हेन चेक्स आर इशूड, बट अभी तक अगर मान लो बैंक के पास प्रेजेंट नहीं हुआ है तो कैशबुक हमेशा कम दिखता है पासबुक वाले से। इस पे मैं आगे MCQ भी पूछने वाली हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना क्लास को। ठीक है, अब चलो देखते आगे। अब देखो दूसरा क्या है यहाँ पे कि चेक जो है वो डिपॉजिट हो गया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कि चेक डिपॉजिट तो हो गया लेकिन चेक को प्रोसेस होने में भी तो 3-4 दिन लगते हैं, 3-4 वर्किंग डेज लग रहे होते हैं। तो मान लो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ तब भी तो इफेक्ट नहीं दिखेगा, तब भी वही सेम है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल मान लो कि 31 मार्च को कैशबुक जो है एक कंपनी जो है ABC लिमिटेड उसके बैंक बैलेंस 40,000 दिख रहा है और उसने चेक जो है 10,000 का डिपॉजिट किया बैंक में। ठीक है, मान लो 10,000 रुपये कंपनी ने जमा किया तो बैलेंस बढ़ जाएगा ना। तो लेकिन ये चेक अभी तक क्लियर नहीं है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा BRS में कि कैशबुक में जो है बैलेंस ऑलरेडी 10,000 से कंपनी ने बढ़ा दिया। जैसे इसने चेक जमा किया बढ़ा दिया अपने अकाउंट में कि भाई चेक जमा कर दिया, हो गया, मान लिया कि आ गया पैसा। लेकिन जब तक बैंक के पास क्लियर नहीं होगा, बैंक चेक जब डिपॉजिट करते हो क्लियर होगा तभी तो बैंक अपना इफेक्ट देगी, तो मैच करेगा। लेकिन पासबुक में बैलेंस अभी भी कम है क्योंकि बैंक ने अभी तक उसको क्लियर नहीं किया है, तो वो क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो बैलेंस एज पर कैशबुक, देखो या तो पासबुक से भी शुरू कर सकते हो और बैलेंस एज पर कैशबुक से भी शुरू कर सकते हो, दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो। पॉपुलर यही है कि बैलेंस एज पर कैशबुक से शुरू करते हैं और इसमें सारा एडजस्टमेंट हम लोग इफेक्ट देते हैं और लास्ट में जो हमारा बैलेंस है वो एज पर पासबुक से मैच कर जाता है। ठीक है, तो बैलेंस एज पर कैशबुक कितना हो गया 40,000। इसमें से घटा दिया हमने, क्यों? क्योंकि बैंक अब तक इफेक्ट नहीं दिया है तो घटाओ उसको। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 10,000 रुपये। ठीक है, कि 10,000 से तुमने जो बढ़ा दिया अपने अकाउंट को उसको पहले घटाओ क्योंकि बैंक ने अब तक इफेक्ट नहीं दिया है। तो बैलेंस हमारा कैशबुक पासबुक से मैच कर जाएगा, दैट इज 30,000। ठीक है, इसका पॉइंट क्या है, इसका समरी यही कि व्हेन चेक्स आर डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो कैशबुक बैलेंस जो है वो ज़्यादा दिखेगा पासबुक से। ठीक है, अब देखो थर्ड जो हमारा पॉइंट है कि क्यों डिफरेंस होता है, क्यों मैच नहीं करता है, तो होता है बैंक चार्जेज, इंटरेस्ट और कमीशन। ठीक है, ये सब जो होता है बैंक चार्जेज, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि क्रेडिट कार्ड को मेंटेन करने के चार्जेज या फिर एक अकाउंट को मेंटेन करने के, या ATM भेजते रहता है उसके चार्जेज, कुछ भी बैंक अपना चार्ज काट रहा है। ठीक है, या इंटरेस्ट जो है बैंक तो सेविंग मतलब बैंक में जो पैसे पड़े रहते हैं उस पर बैंक इंटरेस्ट भी देती है, तो उसने क्या किया इंटरेस्ट डाल देता है, लेकिन कंपनी को तो नहीं पता कितने इंटरेस्ट गए नहीं गए कब डाल रहा है वो, तो कंपनी फिर उसमें नहीं डालती है। तो ये सब के कारण डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो दीज आर डेबिटेड बाय द बैंक डायरेक्टली इन द पासबुक, बट कंपनी के कैशबुक में ये रिकॉर्ड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 31 मार्च को जो ये मिस्टर राज है उसका जो कैशबुक है उसके बैंक बैलेंस दिख रहा है 25,000 रुपया। ठीक है, बैंक जो है ये सब चार्ज को डायरेक्टली काट लेती है अकाउंट से, जैसे बैंक चार्ज बोल करके 500 रुपये ATM का किसी का काट लिया। ठीक है, कमीशन काट लिया इसने 200 रुपये के, तो ये सब जो है वो कैशबुक में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कंपनी को तो नहीं पता है। ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा BRS में, तो इन द पासबुक में बैलेंस जो है वो पासबुक में कम दिखेगा क्योंकि बैंक ने तो काट लिए हैं, तो पासबुक में बैलेंस कम दिखेगा, 25,000 माइनस 700 रुपये दिखेंगे। लेकिन कैशबुक में तो बैलेंस अब तक उतना है, 25,000 पड़ा हुआ है क्योंकि उसको तो नहीं पता कि क्या पता है कि क्या काटा है बैंक ने, तो वहाँ पे हायर दिखेगा।
ठीक है, इस पे ऐसे ही एमसीक्यू आएंगे, मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि एमसीक्यू इससे बनेंगे कैसे। तो ध्यान से सुनना क्लास को, बाद में बोलोगे कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ठीक है। और दूसरा, अगर लगे आपको कि स्पीड ज़्यादा है तो आप भाई 0.8 0.7 ऐसे करके स्पीड कर लो, क्योंकि मैं ओवरऑल अगर क्लास को मान लो स्लो करूँगी तो क्लासेस खामखा लंबी दिखेंगी ना। मान लो यही आधे घंटे की क्लास या 40 मिनट की क्लास जो है 1.5 घंटे में रिकॉर्ड होगी, तो एक सुनना भी मुश्किल हो जाता है, लोग सुनते भी नहीं है 1.5 घंटे की क्लास पूरी। पेशेंस कहाँ है लोगों में अब, ठीक है। सबसे महंगा क्या हो गया अभी, मुझे लगता है सबसे महंगा तो पेशेंस ही हो गया है, कि सब कुछ तो दिला दोगे बट पेशेंस कैसे लोगों में क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा, दिख गया यहाँ। अब इसका पॉइंट क्या है कि जब भी बैंक चार्जेज, इंटरेस्ट और कमीशंस जो है वो डेबिट होता है बैंक के द्वारा, लेकिन वो कैशबुक में मेंटेन नहीं होता है, तो पासबुक का बैलेंस हमेशा कम दिखता है, क्योंकि उसने काट लिए हैं, बैंक ने अपने हिसाब से सब काट लिए हैं, लेकिन कैशबुक में पता, कंपनी को पता ही नहीं है, तो कैशबुक ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। कितने अच्छे तरीके से तो समझा रहे हो यार इतने कम समय में। अभी इतनी देर में तो लोग बीआरएस का बस इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं कि बीआरएस क्या होता है, अभी आपको आधे घंटे बस इसी में सुनने को मिलता है कि आधे घंटे तक होता क्या है, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग आगे। देखो, फोर्थ हमारा जो पॉइंट है कि क्यों डिफरेंसेस होते हैं, उसका रीज़न ये भी है कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर जो है वो डिपॉजिट कर देता है मनी डायरेक्टली बैंक के मतलब वो कंपनी के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा कर देता है, जो कि पासबुक में तो दिख जाता है, लेकिन कैशबुक में अभी तक नहीं दिखा, कंपनी को नहीं पता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया, तो कंपनी जो है अपने कैशबुक में उसका इफेक्ट नहीं दे पाती है, लेकिन बैंक उसको प्रोसेस कर लेता है। तो अगेन पासबुक का क्या दिखेगा, बैलेंस ज़्यादा दिखेगा, कंपनी का जो है वो कैशबुक में कम पैसे दिखेंगे। एग्जाम्पल देखो, मान लो कि किसी दिन 31 मार्च को कैशबुक जो है XYZ लिमिटेड का, ठीक है, उसमें बैंक बैलेंस कितना दिख रहा है, 15,000 रुपये। एंड कस्टमर जो है, उसने एक कस्टमर है मिस्टर ए, जिसने कि डायरेक्टली जाके जमा कर दिया 5,000 रुपये, कहाँ, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में। एंड ये जो है वो पासबुक में तो दिख गया, लेकिन अभी तक कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा बीआरएस में, इन द पासबुक में बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस कर दिया बैंक ने, तो पैसे तो बढ़ ही जाएंगे ना, 15 + 5 हो गए। लेकिन कैशबुक में जो बैलेंस है अब तक 15 ही है, क्योंकि डिपॉजिट अभी तक इसने एंटर नहीं किया, इसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो इससे क्या होता है कि जब हम बीआरएस बनाएंगे तो देखो ऐसे बनाएंगे, बैलेंस एज पर कैशबुक जो है हमारा 15,000 था, और अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली जो है वो पासबुक को फॉलो करना होता है। पासबुक क्या कर रही है, बैंक क्या कर रही है, अल्टीमेटली आपको वैसे ही करके बीआरएस बनाना है, वही करना है, उसी का इफेक्ट डालना है। तो बैलेंस एज पर कैशबुक, यानी कि कंपनी के अकाउंट में 15,000 रुपये थी, लेकिन क्योंकि बैंक ने ऐड कर लिया, तो अब आप भी करो, तो बैंक ने कर लिया तो हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 5,000 रुपये, एंड बैलेंस हमारा पासबुक से जो है तब मैच कर जाएगा 20,000 रुपये, ठीक है। इसका पॉइंट क्या है कि जब भी कस्टमर जो है वो डिपॉजिट करता है मनी डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट, तो जो पासबुक जो है उसका बैलेंस ज़्यादा दिखेगा, कैशबुक का बैलेंस कम दिखेगा, ठीक है। अब देखो, हमारा पांचवा जो पॉइंट है, क्यों डिफरेंसेस होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता नहीं सकती ये पांचों, आपको पता चलेगा एमसीक्यू में कि भाई एमसीक्यू किस टाइप के आते हैं। अगर आप ये आपने ध्यान से ये पांचों कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो भाई ऐसा नहीं कि समझ नहीं आया, दोबारा जाओ फिर से देखो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। पेमेंट मेड बाय द बैंक जो है वो पेमेंट करती है ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि मान लो आप ऑटो पे लगा के रखते हो ना, जैसे कि मान लो कि जियो सावन का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, या फिर किंडल का सब्सक्रिप्शन लेके रखे हो, जिसमें आप ऑटो पे लगा के रखते हो, तो आपको तो पता नहीं चलता, आप अपने पास रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो, लेकिन बैंक जो है वहाँ से पैसे काट लेता है, ठीक है। तो पेमेंट मेड बाय द बैंक, फॉर एग्जांपल जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम का भी ऑटो पे लगा होता है, ठीक है, जो कि कैशबुक में मेंटेन नहीं हो पाता, लेकिन बैंक जो है वो काट लेते हैं पैसे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो 31 मार्च को कैशबुक जो है एक इंडिविजुअल का या फिर कंपनी का, उसमें बैंक बैलेंस कितना दिख रहा है, 30,000 रुपये दिख रहा है, ठीक है। अब जो बैंक है एज पर जैसा कि आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं बैंक को, 2,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम कटवाते हो आप हर 25 को, ठीक है, और 1,000 रुपये आप टेलीफोन बिल के कटवाते हो डायरेक्टली ऑटो पे के माध्यम से। तो ये पेमेंट जो है वो पासबुक में तो दिख गया, लेकिन कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ अब तक। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा बीआरएस में कि पासबुक में बैलेंस जो है वो घटा हुआ रहेगा, क्योंकि बैंक ने इफेक्ट दे दिया, तो पासबुक का बैलेंस घटा हुआ दिख रहा है। लेकिन कैशबुक में क्योंकि अब तक एंट्री नहीं हुई, तो कैशबुक में जो है वो बैलेंस बढ़ा दिखेगा, अभी भी 30,000 दिख रहे हैं यहाँ पे। अब देखो बीआरएस का, यहाँ पे बीआरएस कैसा बनेगा फिर, इसका बैलेंस एज पर कैशबुक देखो, कैशबुक कितना है 30,000, अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, पासबुक को फॉलो करते हैं। बैलेंस एज पर कैशबुक कितना दिख रहा है हमारा, 30,000 रुपये, जिसमें से क्योंकि बैंक ने पैसे घटा दिए हैं, बैंक ने अपने जो चार्जेज जो काटे हैं वो यहाँ पे घटा दिए हैं, या जहाँ भी पेमेंट किया उसको माइनस कर दिया, तो आप भी माइनस करो, जो बैंक कर रहा है वो आप करो,
ठीक है, माइनस करो पेमेंट मेड बाय द बैंक, इंश्योरेंस और टेलीफोन वाले 3,000 रुपये, तो अब जाकर के ये पासबुक से मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इसका पॉइंट यही है कि व्हेन द बैंक अगर पेमेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर, तो पासबुक बैलेंस जो है वो लोअर दिखता है, क्योंकि इसमें बैंक ने काट लिए हैं और कैशबुक वाले से कम दिखता है। ठीक है, अब देखो छठा जो हमारा रीज़न है क्यों होता है, तो एरर हो जाता है कभी कभी कैशबुक और पासबुक में एरर हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, उसकी वजह से भी डिफरेंसेस दिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि कैशबुक जो है, ठीक है, मिस प्रिया का ये बैंक बैलेंस दिखाता है 18,000 रुपये, ठीक है, जबकि बट वाइल रिकॉर्डिंग अ चेक डिपॉजिट 4500 का चेक डिपॉजिट जो है रिकॉर्ड करने के बजाय वो गलती से 5400 का जो है वो 5400 का रिकॉर्ड कर लेती है अपने कैशबुक में। तो इसीलिए कैशबुक जो है वो 900 रुपये ज़्यादा दिख रहा होता है। ठीक है, क्योंकि इसने 45 की जगह 54 कर लिया, तो 900 रुपये ज़्यादा दिख रहे हैं एक्चुअल अमाउंट से। लेकिन पासबुक तो करेक्टली दिखा रहा है ना, जितने के चेक मिले उसको 4500 का। तो देखो बीआरएस बनाने से ये भी फ़ायदा है कि जो भी एरर होते हैं ना, ऐसे छोटे मोटे एरर होते हैं या फिर कुछ भी फ्रॉड लेवल पे एरर होते हैं, तो वो दिख जाता है बीआरएस में। ठीक है, जब दोनों को मैच कराते हैं तो इसका इफेक्ट क्या आएगा कि कैशबुक जो बैलेंस है हमारा वो 18,000 दिख रहा है। ठीक है, रॉन्गली जो है वो 900 रुपये से बढ़ा हुआ है ये, और जो पासबुक का बैलेंस है वो 900 रुपये से कम है। तो इसका देखो कैसे बनेगा बीआरएस, बैलेंस एज पर कैशबुक 18,000 था, तो बैंक ने क्या किया है, बैंक के पास 900 कम दिख रहा है एरर की वजह से, तो उसको माइनस करो। ठीक है, इसका की पॉइंट इतना है कि मान लो कि कैशबुक अगर ज़्यादा दिख रहा है, ओवर स्टेटेड का मतलब ज़्यादा दिख रहा है एक्चुअल से, तो हम लोग उस एरर को जो अमाउंट है उतने उससे घटा देते हैं, और मान लो कि पासबुक का कोई एरर है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कैसा लगा आपको? तुरंत मैंने समझा दिया सब कुछ, ये सारे एडजस्टमेंट, मतलब इतनी जल्दी। आप देखो कितनी देर की हमारी क्लास हुई अभी तक, 27 मिनट की क्लास में आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। अब आपको क्या चाहिए यार? ठीक है, अब देखो प्रोसीजर क्या होता है, बैंक जो ये रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनते हैं बीआरएस, इसका प्रोसेस क्या होता है, मैंने आपको देखो पूरा ही समझा दिया। अब बस नॉर्मल थ्योरी ही है कि कैसे आप इसको बनाओगे, असली जो कॉन्सेप्ट थे वो वही थे जो मैंने अब तक बताया। अब देखो सबसे पहले तो स्टार्ट करो कि ये कि किस बैलेंस से आप शुरू करोगे, या तो कैशबुक से, मैंने आपको पहले बोला, या तो कैशबुक से शुरू कर लो या पासबुक से शुरू कर लो। अगर कैशबुक से शुरू करोगे तो लास्ट में पासबुक से मैच करना चाहिए, पासबुक से शुरू करोगे तो लास्ट में कैशबुक से मैच करना चाहिए। ठीक है, और कंपेयर करो दोनों बुक्स के एंट्रीज़ को, एंड दोनों के बीच में ये सारे डिफरेंसेस क्यों हो रहे हैं, डिफरेंसेस किस किस वजह से होते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अब तक। देखो इन सब की वजह से चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बैंक चार्जेस, तो ये सब सारे डिफरेंस जो है उसको एडजस्ट करो। ठीक है, एडजस्ट द स्टार्टिंग बैलेंस, ऐड आइटम्स करो जो है बैलेंस को बढ़ाते हैं, जैसे अब तक हम लोग कर रहे थे, बस उसको थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, उसको एडजस्टमेंट करो, जिससे भी स्टार्ट करोगे। मान लो बैलेंस एज पर कैशबुक से शुरुआत करते हो, तो जो डिफरेंसेस है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से सबको एडजस्ट करो, लास्ट में जो आएगा वो उससे मैच करना चाहिए। ठीक है, तो यही था हमारा ये। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अब देखो उसके बाद कैलकुलेट करना है एडजस्टेड बैलेंस, और फिर प्रिपेयर करना है द स्टेटमेंट इन प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, तो वही एडिशन रिडक्शन करना है, और लास्ट में फिर वो बैलेंस उससे मैच करेगा। अब देखो क्या क्या आइटम को ऐड करना है, तो ये हम लोग ऑलरेडी देखो कॉन्सेप्चुअल समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको एक लिस्ट ऑफ आइटम्स चाहिए कि क्या क्या ऐड करने होते हैं, तो मान लो अगर हम लोग कैशबुक बैलेंस से अगर स्टार्ट करते हैं, पासबुक से भी आप कर सकते हो, लेकिन जनरली कैशबुक से लोग करते हैं। कैशबुक से अगर मान लो स्टार्ट कर रहे हो तो क्या क्या ऐड करोगे, चेक इशूड लेकिन नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उसको आप ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि बैंक के पास अब तक वो पैसे जो है वो पेमेंट के लिए मतलब बैंक के पास अब तक वो चेक नहीं आए हैं, तो बैंक ने अभी तक अपने अकाउंट से वो माइनस नहीं किए हैं, तो आपने कर लिया, तो अब बैंक ने नहीं किया तो अब आप ऐड करो, बैंक लेस करेगा तब आप करना। दूसरा, अमाउंट डायरेक्टली कस्टमर ने डिपॉजिट कर दिया बैंक के अकाउंट में, ठीक है, तो पासबुक में तो दिख गया लेकिन कैशबुक में नहीं दिखा, तो आप उसको ऐड करो क्योंकि बैंक ने ऐड कर लिया, तो आप भी ऐड करो। थर्ड क्या है, इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर के बिहाफ में। आप इंटरेस्ट और डिविडेंड, मान लो कि कहीं आपने इन्वेस्ट किया, आपको जो डिविडेंड मिल रही है, तो बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन आपने अब तक कैशबुक में नहीं किया, क्योंकि बैंक ने कर लिया तो आप ऐड करो। ठीक है, और कोई भी अगर मान लो कि गलत है, कोई एरर हो गया कैशबुक में, अगर मान लो कि कैशबुक जो है वो अंडर स्टेटेड यानी कि कम दिख रहा है बाय मिस्टेक, तो उसको आपको ऐड करना है। ठीक है, कम दिख रहा है तो ऐड करना है, ज़्यादा दिख रहा है, ओवर स्टेटेड है, एक्चुअल से ज़्यादा दिख रहा है तो लेस करना है। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ द आइटम है जो कि आइटम ऐड होता है जब आप बीआरएस बना रहे होते हो एंड स्टार्ट करते हो जब व्हेन स्टार्टिंग विद द कैशबुक बैलेंस। ठीक है,
अब देखो शॉर्टकट क्या है इसको याद रखने का, कि अगर मान लो कि कैश बुक से शुरू करते हो तो ऐसे आइटम्स को ऐड करने हैं जो कि जिससे पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा हो, लेकिन अब तक कैश बुक में रिकॉर्ड, ये हम लोग देखो समझ ही चुके हैं। फिर भी एक बोलते ना कैसे याद रखेंगे। तो देखो अगर मान लो कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसे आइटम्स को उसमें ऐड करना है जिससे पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन अब तक आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। और अगर मान लो पासबुक से शुरू कर रहे हो तो उल्टा कर दो, ऐसे आइटम को ऐड करना है जो कि इंक्रीज करता है आपके कैश बुक के बैलेंस को, लेकिन अब तक पासबुक में इफेक्ट नहीं दिखा। ठीक है, तो चलो वही जो हमारा सबसे ये एक बढ़िया इनिशिएटिव एक है कि जब हम लोग कोई भी क्लास को करते हैं तो उस पर बेस्ट हम लोग एमसीक्यू जरूर करते हैं, ताकि हम लोग हमारा जो वो कॉन्सेप्ट है उस पर एक होल्ड बने, समझ में आए कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जैसे मैंने यहाँ पे अभी जो मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग पीवाईक्यू वगैरह भी देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि एमसीक्यू की जगह पीवाईक्यू। देखो पीवाईक्यू में इतने क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होते ना, बहुत कम वहाँ पे सैम्पल है, क्योंकि एग्जाम भी ये हर साल कंडक्ट नहीं होती है, तो बहुत कम क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम के जैसे ही लोग यही चाहेंगे ना कि एग्ज़ाम के जैसे ही तो मॉक लगाते हो, एमसीक्यू लगाते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग ये एमसीक्यू की जो हमारी ये सेशन है ये शुरू करते हैं। आप मुझे बताने वाले हो इसका आंसर, साथ के साथ मेरे साथ साथ करोगे और आंसर बताओगे हर कोई। द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो मेन पर्पस है वो क्या होता है? सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 कि टू नो द कैश बैलेंस इन हैंड, दूसरा टू रिकॉन्सिल द डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक, थर्ड इज टू रिकॉर्ड करना बैंक ट्रांजेक्शन्स, एंड फोर्थ इज टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। बताओ कौन सा आंसर है? मैं अगेन 5 सेकेंड्स के लिए वेट कर रही हूँ। ठीक है, सब लोग रेडी हो विथ आंसर? तो ये है हमारा आंसर, आंसर नंबर बी, टू रिकॉन्सिल द डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है, पहले मैंने लास्ट क्लास में ये आंसर मैंने नहीं दिए थे, मुझे लगा कि अगर आंसर नीचे लिखा रहता है तो आप अपने एक माइंड को अलर्ट रख के नहीं सोच पाते हो। लेकिन किसी ने मुझे कमेंट किया था, एक बच्चे ने, कि आंसर भी दे दिया करो ताकि साथ के साथ हमारा भी रिवीजन हो जाए। तो मैंने इस ढंग से किया कि पहले ये आपको क्वेश्चन एक स्लाइड पे दिख रही होगी, फिर अगले में वो आंसर दिखेगी। तो चलो अब साथ में मेरे सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ अ चेक इज़ इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, देन BRS जो है वो क्या दिखेगा उसमें? मान लो कि कोई चेक जो है वो कंपनी ने इशू कर दिया, ठीक है, लेकिन अब तक बैंक के पास नहीं आया वो ये करने के लिए, बैंक के पास अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो हमारा BRS में क्या दिखेगा? चलो बताओ, कैश बुक दिखेगा कम, बैंक बैलेंस कैसा दिखेगा? मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया हुआ है, चलो बताओ। सबसे पहला ऑप्शन है कि एडेड, अगर ऐसा है तो फिर जब हम लोग BRS बनाएंगे तो हम लोग कैश बुक में इसको ऐड करेंगे, क्या? एडेड टू कैश बुक बैलेंस। दूसरा ऑप्शन है डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बुक, थर्ड है एडेड टू पासबुक, एंड फोर्थ इज डिडक्टेड फ्रॉम पासबुक। आपने कंपनी ने चेक इशू कर दिया, यानी कि कंपनी ने इफेक्ट दे दिया, बैंक के पास अब तक नहीं आया है, तो बैंक ने अब तक इफेक्ट नहीं दिया, कंपनी ने घटा दिया है ऑलरेडी। चलो मैंने इतना हिंट दे दिया, अब मुझे आप बताओ आंसर क्या होगा। जब BRS बनाओगे तो मैंने बोला था हमेशा पासबुक को फॉलो करना है, हमेशा बैंक को फॉलो करना है, बैंक जो करेगी वही आपको करना है। तो बैंक ने क्या किया है? बैंक ने तो कुछ किया ही नहीं है, और आप जो है अभी तक अननेसेसरी अभी तक आप घटा दो, अननेसेसरी नहीं मतलब आपने अभी तक इफेक्ट दे दिया, तो आपका बैलेंस कम दिख रहा है और बैंक का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है, तो आप कैसे एडजस्ट करोगे? ठीक है, अब चलो बहुत बता दिया मैंने, अब चलो आंसर देखते हैं। तो एडेड टू कैश बुक बैलेंस, क्योंकि बैंक ने अब तक नहीं घटाया है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं? बैंक को फॉलो करते हैं, तो बैंक ने नहीं घटाया है तो चलो आप ऐड करो। ठीक है, मैंने जो समझाया भी था। तो यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि व्हेन अ चेक जब इशू करते हैं तो कंपनी जो है तुरंत कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेती है, तो इससे क्या होता है कि बैलेंस वो कम दिखता है, रिड्यूसिंग द बैलेंस। बट क्योंकि ये अभी तक बैंक के पास प्रेजेंट नहीं हुआ है तो जो पासबुक है वो हायर दिखता होता है, तो इसलिए जब हम लोग मिलाते हैं तो हम लोग इसको वापस से कैश बुक में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि मान लो अगर ऐसा होता है कि आपको आंसर से अगर समझ में नहीं आए ऑप्शन से, तो आपके पास साथ के साथ एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो मैं हर चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखती हूँ क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सोच रही होती हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूस द बैलेंस एज पर पासबुक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक? कौन सा जो है ऐसा बैलेंस है जो पासबुक में जो है वो रिड्यूस हो जाएगा लेकिन कैश बुक में अब तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है?
तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, नंबर बी इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, सी इज बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक एंड चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। देखो कितना ईजी है यार, ये सेम हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलो मैं 5 सेकंड के लिए आपको टाइम दे रही हूँ। चलो रेडी हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ये तो आंसर क्या होगा हमारा, बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक। ठीक है, जो हमारा कैश बुक में अब तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, बैंक चार्जेस जो है वो डायरेक्टली डेबिट कर लिया जाता है बैंक के द्वारा। ठीक है, जो कि उसके कारण उसमें बैलेंस जो है वो पासबुक पे कम दिख रहा होता है, और अकाउंट होल्डर जो है अब तक उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया है कैश बुक में, तो डिफरेंस दिख रहा होता है। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन चेक्स आर डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, तो बैलेंस कैसा दिखेगा, कैश बुक में ज़्यादा दिखेगा, बैंक में ज़्यादा दिखेगा। ये हम लोग 50 बार आज जो है अच्छे से समझ चुके हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। चलो बताओ, ऑप्शन नंबर ए इज कैश बुक इज हायर देन पासबुक, ऑप्शन बी इज पासबुक इज हायर देन कैश बुक, सी इज बोथ बैलेंसेस आर इक्वल एंड डी इज नन ऑफ द अबव। व्हेन चेक्स आर डिपॉजिटेड बट अब तक वो क्लियर नहीं हुआ है, यानी नेट में बैंक के पास अब तक इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो बताओ कि बैलेंस जो है वो किसका ज़्यादा दिखेगा। 5 सेकेंड्स दे रही हूँ मैं, सोचो। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कैश बुक जो है वो ज़्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, क्यों ज़्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि चेक्स अगर मान लो कि वहाँ पे आपने तो चेक्स आर डिपॉजिटेड लेकिन अब तक जो है वो क्लियर नहीं हुए, तो पैसे आ गए, तो आपने तो है रिकॉर्ड कर लिया अपने पास कि भाई चेक आ गए, मतलब वो हो गया, काम तो हो गया, पैसे आ गए। लेकिन बैंक का भी तो अपना एक प्रोसेस है, 3-4 दिन टाइम लगाता है प्रोसेस करने में, तो उसके पास अब तक जमा ही नहीं हुआ है, तो बैंक को फॉलो करना है हमेशा। तो कैश बुक का बैलेंस तो आप बढ़ा दियो, लेकिन बैंक का घटा हुआ अब तक। फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एन एरर इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन द कैश बुक विल कॉज, इससे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक क्रिएट होगा, नंबर बी नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सी इज एन एरर आएगा पासबुक में, एंड फोर्थ इज अ बैलेंस मिसमैच आएगा कैश अकाउंट में। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, कोई भी एरर जो है अगर होता है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में, किसमें, तो कैश बुक में, तो इससे क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा दोनों में, कोई डिफरेंस नहीं होगा, पासबुक में एरर आ जाएगा, या फिर बैलेंस मिसमैच होगा कैश अकाउंट में। चलो बताओ, बहुत ही सिंपल है। आंसर रेडी है। ठीक है, अब देखो आंसर, आंसर इज ए, दोनों में ही डिफरेंस होता है। ठीक है, कोई एक अकाउंट जो है वो इफेक्ट नहीं होगा, दोनों में ही डिफरेंस होता है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि मान लो कोई भी चेक अगर डिपॉजिट होता है तो वो इमीडिएटली जो है वो एंटर हो जाता है कैश बुक में। ठीक है, ये है, दोनों में ही डिफरेंस दिख रहा होगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इफ़ स्टार्टिंग बैलेंस जो है इज टेकन फ्रॉम द पासबुक, ये जो एक्सप्लेनेशन आई थिंक ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन की है। इफ़ स्टार्टिंग बैलेंस इज टेकन फ्रॉम द ये पासबुक, अगर मान लो पासबुक से हम लोग स्टार्ट करते हैं और तब अगर आता है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, देखो अगर पासबुक से, क्योंकि कैश वाले से अगर मान लो दिमाग काम कर रहा होता है ना, मेरा भी ऐसे होता है कि एक मेथड से ही काम कर रहा होता है कि कैश बुक वाली आदत होती है ना, दिमाग को जमी हुई होती है, तो अगर मान लो उल्टा हो गया तो उल्टा कर दो अपने इफेक्ट को, कैश बुक के हिसाब से सोचो और पासबुक में उल्टा डाल दो इफेक्ट। ठीक है, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक तो डिपॉजिट हो गया, यानी कि कैश बुक के अकॉर्डिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कंपनी अपने अकाउंट में तो अपने कैश बुक में तो बढ़ा चुकी है, लेकिन बैंक ने नहीं बढ़ाया है। लेकिन क्योंकि आप पासबुक से एंटर कर रहे हो तो अब आप उल्टा इफेक्ट दोगे, क्या करोगे, एडेड होगा, डिडक्टेड होगा, इग्नोर, देखो मैंने बहुत बता दिया। चलो इसका आंसर बताओ, आप सोचो कि कैश बुक से शुरू कर रहे हो, ठीक है, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, और फिर उसको उल्टा इफेक्ट देना है क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग जो है वो पासबुक से हो रही है। ठीक है, मैं आंसर दिखा रही हूँ अब, तो आंसर इज ए, एडेड। ठीक है, उल्टा इफेक्ट देना है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका कि चेक जो है डिपॉजिटेड आर ऑलरेडी एंटर्ड इन कैश बुक बट सिंस, क्योंकि अब तक वो क्लियर नहीं है तो दे आर नॉट शोन इन द पासबुक एंड देयरफॉर जब भी हम लोग पासबुक से स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देखो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई हमारी क्योंकि मुझे लगा था कि मैं नेक्स्ट वाले में एमसीक्यू करवाऊंगी, लेकिन फिर लगा कि भाई पूरा कॉन्सेप्ट समझ के जब तक एमसीक्यू ना करो ना, एमसीक्यू उस टॉपिक पे तो मज़ा नहीं आता है, लगता ही नहीं है कि क्या समझा और क्या किया। जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो और जब सॉल्व होने लग जाते हो तो लगता है कि हाँ भाई एक होल्ड हुई टॉपिक पे। ठीक है, तो इसलिए मैं एमसीक्यू मैंने इस पर ही करा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है, दोनों के बीच के डिफरेंस का ये कारण नहीं होता है। क्या है,
तो ऑप्शन नंबर ए इज चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ऑप्शन नंबर बी इज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, सी इज कैश सेल नॉट रिकॉर्डेड, एंड फोर्थ इज बैंक चार्जेज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो बताओ कि कौन सा जो है वो रीज़न नहीं हो सकता दोनों के बीच का डिफरेंस का। साफ साफ दिख रहा है भाई, एकदम क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो मैं आंसर दिखा रही हूँ। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैश सेल्स नॉट, क्योंकि ऑब्वियसली कैश में सेल है तो बैंक में कैसे इफेक्ट दिखेगा, वो कैश में पैसे आए ना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, आप देख लेना। एक्सप्लेनेशन अगर मान लो कि आगे पीछे हो गए होंगे तो आप उसको देख लेना। मुझे लग रहा है कि शायद स्वैप हो गए एक्सप्लेनेशन एक दूसरे क्वेश्चन से, प्रीवियस वाले से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक विल बी। इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट कर लिया कस्टमर के बिहाफ में, बट अब तक जो है वो कैश बुक में नहीं दिखा, कैश बुक में नहीं दिखा। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, बट अब तक जो है वो एंटर नहीं हुआ कैश बुक में। तो इससे क्या होगा कि कैश बुक के बैलेंस में उसको ऐड करना पड़ेगा, डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस, डिडक्टेड फ्रॉम पासबुक, या फिर एडेड टू बोथ बैलेंस। बताओ इसका आंसर। 5 seconds I am giving you to think over it. ठीक है, चलो आंसर रेडी है तो मैच करा लो। यहाँ पे आंसर इज एडेड टू द कैश बुक बैलेंस, ठीक है। तो बैंक हैज़ ऑलरेडी कलेक्टेड इंटरेस्ट, एक्सप्लेनेशन इसका देख लो, बैंक ने ऑलरेडी इंटरेस्ट को कलेक्ट कर लिया है और क्रेडिट कर लिया है अपने पासबुक में। तो पासबुक का बैलेंस जो है वो ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अब तक क्योंकि ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा है। तो उसको मैच कराने के लिए हमें इसको कैश बुक में ऐड करना पड़ेगा। डू वॉट एवर बैंक डज, ठीक है। तो यानी कि बैंक अगर ऐड कर रहा है तो ऐड करो, अगर मैच कराना है तो बैंक ने ऐड कर लिया तो आप भी ऐड करो। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैं एमसीक्यू जो है 5 की जगह 10-10 एमसीक्यू सॉल्व करवा रही हूँ आपके लिए यार, ताकि आपको अच्छे से एक होल्ड हो टॉपिक पे, ठीक है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, जो सेपरेट मैं एक पूरे की पूरी एक एमसीक्यू बुकलेट लाऊंगी तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि उस कॉन्सेप्ट के बाहर एग्जाम में कुछ भी आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज, इफ़ द बैंक जो है रॉन्गली अगर मान लो गलती से डेबिट कर लिया अकाउंट ऑफ द कस्टमर इन द पासबुक, देन वाइल प्रिपेयरिंग बीआरएस स्टार्टिंग विथ पासबुक बैलेंस से अगर मान लो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो अमाउंट क्या होगा, डिडक्टेड होगा, एडेड होगा, इग्नोर्ड होगा, ट्रांसफर टू कैश बुक होगा। मान लो कि बैंक ने गलती से कस्टमर के अकाउंट में कुछ जो है वो डिडक्ट कर लिया, तो अब अगर जब आप बीआरएस बना रहे हो, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और जब पासबुक वाले बैलेंस से शुरू कर रहे हो, तो बताओ। मैंने आपको बोला कि इसको सोचने का ये भी तरीका है कि कैश बुक से अगर स्टार्ट करो, अगर कैश बुक से ही समझ में आता है तो वैसे ही करो, बस उसको उल्टा उल्टा कर दो पासबुक में, ठीक है। तो बताओ इसका क्या आंसर है इसका। ठीक है, रेडी आंसर। तो आंसर नंबर बी इज एडेड, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखो मैंने साथ से साथ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है ताकि आपको ढूंढना ना पड़े कि ऐसा हुआ क्यों। इफ़ द बैंक जो है वो रॉन्गली अगर मान लो गलती से डेबिट करता है कस्टमर के अकाउंट को, तो पासबुक का बैलेंस वो कम दिखेगा, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए जब हम बीआरएस बनाएंगे और मान लो पासबुक के बैलेंस से शुरू कर रहे हैं तो हमको वो ऐड करना पड़ेगा वापस से वो डेबिटेड अमाउंट को, ताकि कैश बुक से मैच करे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है वो पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग वो नहीं करेंगे जो वॉट एवर बैंक डज, फिर वो उल्टा हो जाए, क्योंकि पासबुक से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर जितने जो है वो काटे हैं बैंक ने उसको हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कैश बुक वाले बैलेंस से अगर शुरू करते तो बैंक ने काटे तो यहाँ पर भी काट के दिखाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि व्हेन प्रिपेयरिंग बीआरएस चेक डिपॉजिटेड बट अब तक क्लियर नहीं हुए हैं, इसको क्या किया जाता है, आर एडेड। देखो आंसर तो यही है, ठीक है। एडेड इफ़ वी स्टार्ट विद कैश बुक बैलेंस, या फिर डिडक्टेड इफ़ वी स्टार्ट विद द कैश बुक बैलेंस। तो ऑब्वियसली डिडक्ट होगा, क्योंकि बैंक ने चेक तो जमा कर लियो तो अपने हिसाब से कंपनी ने तो अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लिया, मतलब अपने कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा लिया क्योंकि चेक आ गए। लेकिन क्योंकि बैंक के पास अब तक क्लियर नहीं हुए हैं तो क्लियर बैंक ऐड नहीं किया है, तो आप भी उसको ऐड नहीं करोगे, आप भी डिडक्ट करो, क्योंकि आपने जो है वो ओवर स्टेट करके दिखाया हुआ है अभी, ठीक है। तो फिर यही था हमारा आज का क्लास। आई नो क्लासेस थोड़ी आज लंबी हो गई है, तो
लेकिन एमसीक्यू भी इसमें कवर है। तो हमारा जो आज का ये पूरा बीआरएस का जो टॉपिक है ये कवर नहीं हो पाया पूरी तरीके से एक क्लास में, ठीक है। अब तक हम लोग का एक जो लेक्चर होते थे, एक लेक्चर में एक जो है टॉपिक हमारा खत्म हो जाता था, लेकिन ये बीआरएस थोड़ा लंबा है। एंड प्लस मैं चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ वगैरह करके, पीवाईक्यू करके आपको एक अच्छे से टॉपिक का होलसम एक समझ में आ जाए, तभी जो है ये थोड़ा लंबा खिंच गया आज। तो एमसीक्यू हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन क्या बच जाता है, तो कमेंट बॉक्स में जो है आपने बहुत सारे डाउट पूछे हुए हैं मुझसे अकाउंट से रिलेटेड, प्लस पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और दूसरा कि होमवर्क जो मैंने लास्ट क्लास में दिए थे उसका डिस्कशन, प्लस आज का होमवर्क, ये सब कुछ रह गया। तो ये हमारी जो है ये पार्ट 2 में नेक्स्ट क्लास में कवर होगा ये सब कुछ, ठीक है। तो आप ज़रूर नेक्स्ट क्लास को हमारी देखना, क्योंकि सारे कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो है वो डाउट पूछते हैं। तो वो डाउट को मैं ज़रूर लेती हूँ और उसको एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि सबको समझ में आए, ताकि पूरी कम्युनिटी को समझ में आए कि भाई कुछ अगर डाउट किसी को हो रहा है तो क्या पता उनको भी वो डाउट हो रहा होता, लेकिन वो पूछने में हिचकिचा रहे, या तो वो इमीडिएटली नहीं आया और बाद में आ रहा होता। तो आप ज़रूर इसको देखना, और प्लस मैं पीवाईक्यू भी आपको दिखाने वाली हूँ कि पीवाईक्यू में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो फिर बस यही था हमारा आज का क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और आपको इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है, और हाँ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो हिंदी के लिए बोल रहे थे, तो अब आपका ये भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। हिंदी में भी आपको सारे ही पीडीएफ्स मिलेंगे। एंड दूसरा जो पीडीएफ में आप एक बार देख लेना कि पीडीएफ सही है कि नहीं। अगर सही है तो फिर सही है, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर हमारे पास अभी फ़िलहाल तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग जो है वो बंदे ढूंढ ही रहे हैं। बट अगर इससे काम चला पाते हो आप लोग तो ये बहुत सही है। तो पीडीएफ आपको सारे जो है वो टेलीग्राम में मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर ठीक है, फिर थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।